हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर सीरीज जिसका नाम है तास है तो आस है। हाँ जी, आप लोगों ने दिया मुझे एक प्यारा सा नाम, दी अंशुल अग्रवाल सर, और मैं आपके लिए लेके आऊँ आपकी एक आस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सीरीज, ये एक प्लेलिस्ट मेरे सारे सीए इंटरमीडिएट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरमीडिएट के नए सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंटिंग में 40 से 50 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑन एवरी अल्टरनेटिव डे आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो, वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एवरी अल्टरनेटिव डे एट 7 PM। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से यूज़ कीजिएगा। एक और अमेजिंग चीज़, मैंने आप लोगों के लिए इंडिया की पहली फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई है। सिंपली इस QR कोड को आप स्कैन करें और उसको स्कैन करके आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन मिलेंगे, 12 आवर्स का नॉन स्टॉप मैराथन मिलेगा। तास है तो आस है, ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ की लिंक मिलेगी। जो हम फ्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं अड्डा 24/7 ऐप पे, उसकी लिंक मिलेगी। मतलब इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ये QR कोड को स्कैन करें और आगे बढ़े। सीरीज़ कैसे लगती है वीडियो के एंड पे ज़रूर बताइएगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ये जो प्ले लिस्ट है मेरी, तास है तो आस है, इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़े सारे वीडियोस डाले हैं, जिसपे सबसे पहला वीडियो ये है। सो एवरी स्टूडेंट हु स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हु हैव डन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ABC क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से स्टैंडर्ड्स मैं छोड़ सकता हूं, कर सकता हूं, ये वाली वीडियो जरूर देखना। सबसे पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट की, ABC हाउ टू स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत अमेजिंग वीडियो है, अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। चलिए एक एक कर शुरू करते हैं। ये चार्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो आप इन चार्ट्स को अपने रजिस्टर में बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर अच्छे से समझना है, मल्टीपल रीडिंग्स करने के बाद उसका आप एक लिंक फाइंड आउट करते हैं कि किसका किसके साथ क्या नेक्सस है, और एक चार्ट बनाते हैं। मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाए हैं। सॉरी यार, ये चार्ट्स मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी बुक है जो उन बच्चों को मिलती है जो हमारे कोर्सेज परचेज करते हैं, लेकिन मैं अपना नॉलेज जो है, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन जो है आपके साथ शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओवर टू यू नाउ। दो पार्ट्स है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। क्या मतलब होता है इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 गुड्स HFS हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं कोई ट्रेडर हूं, मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे उसे आगे बेचना है, तो ये जो गुड्स है ये मेरी इन्वेंट्री है क्योंकि मैं इसको खरीद के बेच रहा हूं। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर हूं, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री, बिकॉज इट इज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो सर्विसेज रेंडर करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो भी मेरी इन्वेंट्री है। जैसे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपने पास में बहुत सारी चीजें रखते हैं, जैसे कि कॉटन है, स्पिरिट रखते हैं, इंजेक्शंस रखते हैं, ये सब कंज्यूम होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में बहुत सारी स्टेशनरी आइटम होती है, ये सब कंज्यूम होती है। अब प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो ये सर्विस इंडस्ट्री में, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज दे नीड टू यूज सम कंज्यूमेबल्स, ये इन्वेंट्री है। तीसरा मटेरियल्स एंड सप्लाईज, दैट इज स्टोर्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल एक्सेट्रा। मतलब अब मेरी एक मशीन है, उस मशीन को चलाए रखने के लिए मैं कोई ल्यूब्रिकेशन ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्रीस का यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मेरी इन्वेंट्री है। अब आप कहोगे सर ये तो आप बेच नहीं रहे हो, ना ही ये आपका फिनिश गुड्स है, ना ही ये आपका WIP है, फिर ये इन्वेंट्री कैसे हुई? बिकॉज AS2 के डेफिनेशन के थर्ड पॉइंट में ये आता है, इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड्स मटीरियल्स एंड सप्लाईज। किसी भी तरीके का स्टोर, स्पेयर, कंज्यूमेबल, ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, फिर से रिपीट करता हूं, इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स गुड्स परचेस्ड, goods held for sale in the ordinary course of business in the process of production or rendering services, materials supplied, stored, spares, consumable, etc. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने कुछ एक्सप्रेस इंक्लूजन और एक्सप्रेस एक्सक्लूजन रखे हैं। एक्सप्रेस इंक्लूजन मतलब दो ऐसी चीजें हैं जिसको इन्वेंट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल। मैं एक रेगुलर ट्रेडर नहीं हूं, समझना, मैं स्पेक्यूलेशन का बिजनेस करता हूं या होर्डिंग का बिजनेस करता हूं। मैंने कोई चीज खरीद के अपने पास स्टॉक कर लिए ताकि जब उसका दाम बढ़ेगा मैं उसको बेच दूंगा, तो गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल। आज मैं उसे बेच नहीं रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेल्ड फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर रीसेल। हेल्ड फॉर सेल मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। हेल्ड फॉर रीसेल मतलब मैंने खरीदा
और होल्ड किया और फिर बाद में उसको बेचा, तो तेजी मंदी का जो धंधा होता है। तो गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल वो भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद में इनटेंजिबल गुड्स सच एज सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट्री। अब आप कहोगे सर वो तो सर्विस इंडस्ट्री में आता है, बिल्कुल, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, चाहे टेंजिबल ना हो पर एक प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो इनटेंजिबल गुड्स सच एज सॉफ्टवेयर। एक्सप्रेस एक्सक्लूजन्स में क्या आता है? सिंपल सी चीज ध्यान रखना है यहां पर, किसी भी तरीके का स्पेसिफिक टूल इन्वेंट्री नहीं एसेट होती है, और किसी भी तरीके का जनरल टूल इन्वेंट्री होती है। सिंपल एग्जांपल है, आपने पुराने आईफोन्स का टाइप सी का चार्जर देखा होगा, पुराने आईफोन्स का लाइटनिंग पोर्ट का चार्जर देखा होगा। अब वो जो चार्जर है वो सिर्फ पुराने आईफोन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन टाइप सी का जो चार्जर है वो किसी भी फोन के साथ लग सकता है। तो स्पेसिफिक टूल का मतलब होता है अ टूल विच कैन बी यूज ओनली विद रिस्पेक्ट टू विद कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। तो वो जो टूल है उसकी और कोई अलग पहचान नहीं है और कोई अलग यूजेज नहीं है, तो वो फिक्स्ड एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसा टूल है जो जनरल टूल है, किसी के भी साथ इस्तेमाल हो सकता है, तो वो इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री की मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है? इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स गुड्स परचेज, गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रेंडरिंग सर्विसेज, मटेरियल, सप्लाई, स्टोर, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल एक्सेट्रा। एक्सप्रेस इंक्लूजन में दो चीजें, परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल, इनटेंजिबल सच एज सॉफ्टवेयर। एक्सक्लूजन में क्या होगा? स्पेसिफिक टूल्स आर एक्सक्लूडेड। अब हम आते हैं वैल्यूएशन में, सेकंड पार्ट ऑफ AS2। वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसा क्यों? बिकॉज कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस के कंसेप्ट के हिसाब से। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हमें ना सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करनी चाहिए, बल्कि हमें एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस की भी अकाउंटिंग करनी चाहिए। मतलब कोई खर्चा हुआ नहीं, पर अगर वो खर्चा होने वाला है फ्यूचर में, तो मुझे उसकी भी अभी से अकाउंटिंग करके रखनी चाहिए। तो इन्वेंट्री का जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे ईयर एंडिंग डेट पे, तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर हम तो 11-12 स्टैंडर्ड से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस देखते हैं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब आते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप फिनिश गुड्स में डील कर रहे हैं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो गुड्स तो बनकर तैयार है। तो आप कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और दोनों में से जो भी लोएस्ट होता है उस पर वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर आप WIP में डील कर रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला देखिएगा, इस पे RTP में क्वेश्चन आ चुका है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर से कह रहा हूं, WIP या सेमी फिनिश्ड गुड्स के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने में बिक सकता है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको पूरा करने में कितना खर्चा लगेगा, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस पे। दो चीजें देखिए, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं कॉस्ट में। कॉस्ट के अंदर इंक्लूड 3 चीजें होती है, एक्सक्लूड 4 चीजें होती है। ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा, ये चार्ट दिमाग में रखना। कॉस्ट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, कॉस्ट एक्सक्लूड्स 4 थिंग्स। एक्सक्लूजन में आता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में से 4 चीजें एक्सक्लूड होती है। एक्सक्लूड होती है मतलब ये ऐड नहीं होती है। सबसे पहले किसी भी तरीके का एबनॉर्मल अमाउंट, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का एबनॉर्मल अमाउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। एनी टाइप ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, एनी टाइप ऑफ एडमिन कॉस्ट, एनी टाइप ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपके एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं तो क्या हम उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में लेते हैं? नहीं, उसको हम P&L में डेबिट करते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, रेंट, ये सब कहाँ जाता है? P&L में जाता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स 3 थिंग्स, 3 चीजें आती है। क्या है वो 3 चीजें? नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ परचेज, नंबर 2 है कन्वर्जन कॉस्ट, और नंबर 3 है अदर कॉस्ट। पूरा चार्ट जो है AS2 के बेसिस पे बनाया गया है। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। मतलब देखते हैं, कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड द सेलिएबल कंडीशन। एप्पल अगर कश्मीर में उग रहे हैं और अगर मैं उन एप्पल्स को महाराष्ट्र में बेच रहा हूं, तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट मतलब क्या होगी? कश्मीर के वेंडर को जो अमाउंट पे किया है प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
ट्रांजिट इंश्योरेंस कॉस्ट, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, रास्ते में किसी भी तरीके के टैक्सेस देने पड़े, वो सब। अब ये एप्पल मेरे पास यहां तक पहुंच गई है। अब अगर मैं एप्पल को खुले बेच रहा हूं तो वो मेरी कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं इन एप्पल्स को एक थर्माकोल प्लेट में रखकर उसके ऊपर एक्सपोर्ट क्वालिटी का स्टिकर लगाकर जिलेटिन लगा रहा हूं, तो ये जिलेटिन का कॉस्ट, स्टिकर का कॉस्ट, थर्माकोल प्लेट का कॉस्ट भी एप्पल की कॉस्ट में ऐड होगा। तो डेफिनेशन पे सब जने एक बार वापस फोकस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री? कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। उसको बेचने लायक बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो उसमें ऐड होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देवगढ़ के हापुस आम पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस है, रत्नागिरी के देवगढ़ के हापुस आम। अब ये जो आम वहां से उगते हैं उसको एक अलग से पेटी में पैक किया जाता है, ये पेटी की भी कॉस्ट होती है। उस पेटी में दुनिया भर का हस्क डाला जाता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। फिर उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, लकड़ियों के बॉक्स में पैक किया जाता है ताकि आम पिचक ना जाए, ये भी उसकी कॉस्ट में ऐड होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से 3 कॉस्ट फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं, मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। कॉस्ट टेक्निक्स है 2, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल कॉस्ट। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मींस द कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इसके लिए पहले ओवरहेड्स को समझते हैं। तो जो बच्चे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो ओवरहेड्स को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अगर आप मेरे कॉस्टिंग के भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, यही वर्चुअल लाइब्रेरी यूज़ कीजिएगा, इस पर कॉस्टिंग के भी लेक्चर्स मिलेंगे। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल को कहते हैं हम ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का अगर मैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन करता हूं तो वो ओवरहेड्स जो फैक्ट्री पे, प्रोडक्शन फ्लोर पे इंकर होते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आरटीपी में, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज प्रोडक्शन ओवरहेड्स व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड, जिसका लेवल ऑफ एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सरल भाषा में एक एग्जांपल दूं तो आपके फैक्ट्री के गेट पे खड़ा हुआ वॉचमैन और उसकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है। अरे भैया, आपके फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आता है। आपके फैक्ट्री के मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं। अब मैं यार अंदर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करूं ना करूं, कम करूं ज्यादा करूं, उससे ये खर्चे बदलने वाले नहीं हैं। इनको कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। AS2 के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। यही चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे, यही चीज एडवांस अकाउंटिंग में देख रहे हैं। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। पहला ही क्वेश्चन अभी मैं इस पे करवाने वाला हूं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं विच वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब सिंपल सी चीज है, मेरे फैक्ट्री के अंदर कैंटीन का जो खर्चा है वो है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्यों? लॉजिक समझना। कैंटीन में खाना खपेगा, खाना लगेगा। ये खाना कौन खाते हैं? वेजेस जो मेरे एम्प्लॉयज है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज वो खाते हैं। डायरेक्ट वर्कर्स जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है वो खाते हैं। अब समझना, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरे वर्कर ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा वर्कर लगेंगे तो कैंटीन में खाना ज़्यादा लगेगा, खाना ज़्यादा लगेगा तो कैंटीन का कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज ओवरहेड्स व्हिच आर डायरेक्टली वन ऑन वन रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड और द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स्ड का क्या काम मैंने? नॉर्मल प्रोडक्शन। वेरिएबल का क्या काम मैंने? एक्चुअल प्रोडक्शन। फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। बस इतनी सी चीज़ है। इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ AS2 विच इज डिफाइंड इन पैराग्राफ नंबर 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पहली बात, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ AS2? आई होप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, यही पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने 90 सेकंड में रिवाइज करा है। गो एंड चेकआउट माय इंस्टाग्राम। जिस दिन मैं यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवाऊंगा उसी दिन मेरे इंस्टाग्राम पे मैं यही स्टैंडर्ड 90 सेकंड्स में रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ समझते हैं। जनरल प्रिंसिपल AS2 का कहता है दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बराबर है। लेकिन पैराग्राफ नंबर 24 के अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल करते समय कभी कभी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब वो कभी कभी क्या है? सबसे पहली बात, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ AS2 डिफाइंड इन पैरा 24। It is applicable only for valuation of raw material.
फिनिश गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रॉ मटेरियल के लिए। ये क्या कहता है? रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस इवन दो द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ग्रेटर देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या मैं कहूंगा इवन दो द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट प्राइस इफ द फिनिश गुड्स द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चाय फिनिश गुड्स, दूध रॉ मटेरियल। अब दूध की कीमत बढ़ जाएगी अगर वो दूध जिस चाय में इस्तेमाल होता है वो चाय महंगी बिकती है तो। एज सिंपल एज दैट। क्या कहा मैंने? चाय फिनिश गुड्स है, दूध रॉ मटेरियल है। ये दूध को आप दूध की तरह देखो ही मत। अगर ये दूध जिस चाय में गिरता है उस चाय को आप महंगे दाम पर बेचते हो तो इमेजिन कीजिए आप कंचनजंगा की पहाड़ियों में है, बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आपको गर्मा गर्म चाय चाहिए। अब वहां पर चाय बेचने वाला उस मौसम का और उस मिजाज का फायदा उठाता है और 50 रुपए में चाय बेचता है, एक कुल्हड़ चाय 50 रुपए में, और लोग दे भी रहे हैं क्योंकि जब इतनी ठंड लग रही है तो लोग पैसा नहीं देखते हैं, लोग कहते हैं चलो 50 रुपए लो, बस हमको गर्मा गर्म चाय दो। अब वो बंदा जो है वो 1 लीटर दूध जो 50 रुपए में लेकर आता है, उस 1 लीटर दूध से कम 40 कप चाय बनाता है, जिसको वो 50 रुपए कप से बेचता है, 2000 रुपए कमाता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब अगर चाय अपने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा दाम पर बिक रही है तो आप दूध का वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे करोगे, चाहे वो दूध की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम ही क्यों ना हो। मतलब मैं जो दूध 50 रुपए में लेकर आया हूं, आज अगर वो दूध का दाम 40 रुपए है तो भी मैं उसका वैल्यूएशन 50 रुपए पे ही करूंगा, अगर वो दूध जिस चाय में इस्तेमाल होता है वो चाय महंगे दाम पर बिक रही है तो पैरा 24 इट डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। और ये क्या कहता है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते समय सबसे पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हम लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी कंसेप्ट पे करवाता हूं, 2 कंसेप्ट्स को टारगेट करेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का और पैरा 24 का। आरटीपी नवंबर 2018, आरटीपी नवंबर 2020 और एमटीपी नवंबर 2018 का ये क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। A Limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required। तो रॉ मटेरियल X है और केमिकल Y बना रहे हैं, तो केमिकल Y है आपका फिनिश गुड्स। ओके, द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। रॉ मटेरियल X की कॉस्ट प्राइस आपको दी है दोस्तों 380 रुपए, अनलोडिंग चार्जेस है 20 रुपए, फ्रेट इनवर्ड है 40 रुपए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 300 रुपए। सबसे पहले इन्वेंट्री की हमने कॉस्ट की डेफिनेशन देखी है। कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट incurred to bring an inventory to present location and saleable condition। मैंने रॉ मटेरियल 380 रुपए में खरीदा, 20 रुपए अनलोडिंग का लगाया, 40 रुपए का फ्रेट दिया। मतलब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 440 रुपीज़, और उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितनी है 300 रुपये। मतलब मेरा रॉ मटेरियल जो मैंने खरीदा है महंगे में खरीदा है, आज अगर मैं खरीदने जाऊं तो सस्ते में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं केमिकल वाई पे। केमिकल वाई में 440 का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। ये 440 कहाँ से आया? ये देखो जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, 440 का मटेरियल कंज्यूम हुआ है, मतलब रॉ मटेरियल X कंज्यूम हुआ है 440 रुपीज़ का। इसके अलावा उसमें 120 रुपए की डायरेक्ट लेबर लगी है, वेरिएबल ओवरहेड्स लगे हैं 80 रुपए के। नीचे कहा है क्या, पढ़िएगा अच्छे से। Total fixed overheads for the year were 4 lakh and the normal capacity is 20,000 units. Total fixed overheads for the year are 4 lakh and the normal capacity is 20,000 units. दोस्त मुझे यहाँ पर निकालना है how much are fixed overheads per unit। क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, क्या समझाया मैंने अभी आपको? फिक्स्ड ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, इट हैज नो रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो 4 लाख रुपए मेरे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, इसको मैं डिवाइड करूंगा नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट से। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, बेटा जी यहाँ पर आंसर आएगा 20 रुपये। मतलब केमिकल वाई जो मेरा फिनिश गुड्स है, उस फिनिश गुड्स को बनाने की मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है ज़रा चेक कर लो। 440 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, 120 की लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है 80 का और 20 का फिक्स्ड ओवरहेड्स है, इट कम्स टू 660 रुपीज़। आई होप ये भी क्लियर है सबको।
Now the closing balance of raw material X was 1000 units and chemical Y is 2400 units. मतलब the closing stock in terms of quantity is given to you. You are required to calculate the total value of closing stock of raw material X and chemical Y according to accounting standard 2 when ये दो अलग अलग सिनेरियोज में आपको आंसर निकालना है. एक काम करेंगे इन दो अलग अलग सिनेरियोज में हमें आंसर निकालना है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिनेरियो 2 कवर करते हैं. फोकस कीजिएगा सभी जने. सिनेरियो नंबर 2. अब देखो सिनेरियो 2 कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 600 पर यूनिट. रॉ मटेरियल एक्स है और फिनिश्ड गुड्स वाई है. ध्यान से देखिएगा, रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट प्राइस हमने निकाली है 440 और फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 660. रॉ मटेरियल की मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने निकाली है 300 रुपीज़ निकाली है, मतलब क्वेश्चन में दी है. एक फिगर चेंज हो रही है, सिर्फ एक फिगर. नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 600 पर यूनिट्स. बस बेटा जी ये एक फिगर हमने यहां पर चेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन में ये वेरिएशन दिया हुआ है. अब हमें यहां पर करना है वैल्यूएशन. सबसे पहले वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. कभी भी जब भी आपको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की वैल्यूज दी गई हो, सबसे पहले आप वैल्यूएशन किसका करते हैं? सबसे पहले वैल्यूएशन होगा बेटा जी फिनिश्ड गुड्स का. समझ में आ रहा है? थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर बना लूँ, एक ही मिनट रुक जाइएगा बच्चा पार्टी. थोड़ी सी जगह यहाँ पर मैं बना लूँ. हाँ जी ये ठीक है. वैल्यूएशन एज पर AS2. तो सबसे पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे. देखते चलना बेटा जी पोजीशन क्या बन रही है. फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 660 और मार्केट प्राइस है 600 रुपए. मतलब मैंने फिनिश गुड्स बनाया है, बनाने में लागत लगी है 660 रुपए और आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो 600 रुपए में बिकेगा. मतलब मेरे फिनिश गुड्स की कोई कीमत नहीं है. कोई बात नहीं, दुख हुआ कोई बात नहीं. सबसे पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस प्राइस पे होगा? 600 रुपीज पे. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब मैं आता हूं रॉ मटेरियल पे. भैया जब फिनिश गुड्स की वैल्यू नहीं है तो रॉ मटेरियल की कैडी वैल्यू होगी. रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस है 440 रुपए और मार्केट प्राइस है 300 रुपए. तो भैया यहां पे लोवेस्ट क्या है? 300 रुपए. तो वैल्यूएशन किस पे होगा? 300 रुपए. मतलब सेकेंड नंबर जो केस है ये क्या है? दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ AS2. समझ रहे हो? जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है. अब हम आएंगे किसमें? अब हम आएंगे एक्सेप्शन टू AS2 में, मतलब सिचुएशन नंबर 1 में. सबको मजा आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. चलो अब लेते हैं मजा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के एक्सेप्शन का. एकच मिनट थांबा, एकच मिनट मुलांनो, एक ही मिनट. एक्सेप्शन टू AS2, एक्सेप्शन टू AS2. एक फिगर चेंज हो रही है क्वेश्चन के अंदर. कौन सी वाली फिगर? ये वाली फिगर. पढ़ो पढ़ो. फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 800 रुपीज पर यूनिट. केमिकल वाई की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 800 रुपए पर यूनिट है. अब दिमाग चलाओ. सबसे पहले रॉ मटेरियल से पहले किसका वैल्यूएशन करने का? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करने का. फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 660, मार्केट प्राइस है 800 रुपीज. लोअर क्या है? कॉस्ट प्राइस. फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 660. एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार दिमाग में रिपीट करके बैठा देना. पैरा 24 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल. फिनिश गुड्स के लिए नहीं है. फिनिश गुड्स के लिए अभी भी AS24 का रूल लगेगा दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. एक सेकंड. अब आते हैं रॉ मटेरियल पे. रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 440 रुपए और मार्केट प्राइस है 300 रुपए. अगर मैं AS2 का जनरल प्रिंसिपल लगाऊं तो यहां पर वैल्यूएशन किस पे होना चाहिए? 300 रुपए पे. लेकिन यहां पर वैल्यूएशन 300 रुपए पे नहीं होगा मुन्ना. यहां पर वैल्यूएशन होगा 440 रुपए पे. और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम पे बिकता है. ऐसा पैराग्राफ नंबर 24 कहता है. पढ़िएगा प्रिंसिपल, पढ़िएगा. रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 440 रुपए.
इवन दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 300 इज लेस देन कॉस्ट प्राइस 440 रुपए, इफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, कितना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड 800, इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, कितना है 660 रुपए। समझ में आया? तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का आपका कंसेप्चुअल रिवीजन यहां पर अच्छे से हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहा हूं, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। मेरी जो वर्चुअल लाइब्रेरी है इसको आप एक्सेस करके मेरे वन शॉट रिवीजन्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर ही आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। 90 सेकंड्स में AS2 रिवाइज कीजिए। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम, क्योंकि तास है तो आस है। थैंक यू सो मच।